सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज से हम चालू करने वाले हैं सीए इंटर का टैक्सेशन वाला पार्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स लॉ का पूरा सीरीज मैं यूट्यूब में फ्री में डालने वाला हूँ, वो बस आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो लाइक कर देना पसंद आए तो आज से हम चालू करने वाले हैं टैक्सेशन वाला डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट, वो भी पूरा फ्री में। तो आपको ये रिटर्न नोट्स आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएंगी कमेंट सेक्शन में, मैं पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं ये हैंड रिटन नोट्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी भी। तो अपन चालू कर देते फर्स्ट लेक्चर। अपना पूरा बेसिक वाला लेक्चर रहेगा, इसमें कुछ अपन ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने वाले। मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपको भी लिखना है, प्लीज़ मेहरबानी करके आप भी लिखिए मेरे साथ, क्योंकि इंटर में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं क्योंकि बच्चे लिखते ही नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ लिखिए, लगे तो रफ में लिखिए, एकदम रफ में थोड़ा, पर मेरे साथ ही लिखने की पूरी कोशिश कीजिए। वैसे लेक्चर के बाद भी लिखा तो चलेगा, पर लेक्चर में कैसे आपका भी अटेंशन रहेगा, आप मेरे साथ लिखोगे तो चालू कर देते हैं अपना बेसिक वाला लेक्चर। कुछ ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने नहीं अपने को, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ वो बस आपको समझ लेना है, लाइक प्रवचन की तरह आपको बस सुन लेना है। पूरा ज्ञान आपको भेजे में डाल लेने का, आपको इनकम टैक्स एक्ट बहुत ही ईजी जाएगा। तो चालू कर देते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेशन का आपका पेपर आता है पूरा 100 मार्क का, उसमें से हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, जिसका वेटेज है 50 मार्क्स का। हैंड राइटिंग प्लीज़ इग्नोर कर देना, मेरे को ये पेन की ज़्यादा आदत नहीं है, इसकी वजह से पेन से हैंड राइटिंग इतनी अच्छी आती नहीं है मेरे, तो प्लीज़ हैंड राइटिंग इग्नोर कर देना। तो चालू कर देते हैं अपना इनकम टैक्स लॉ का, जिसका मार्क आता है, जो वेटेज है इसका 50 मार्क्स का है पूरा। तो मैं एक बार आपको पूरा वेटेज बता देता हूँ एक बार, कि कौन से चैप्टर अपने को पढ़ने हैं, तो उनका क्या क्या वेटेज है। पूरा अपना इंडेक्स भी बन जाएगा इसी बहाने। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट में अपन जनरल प्रोविजन पढ़ने वाले, इसकी हर एक डेफिनेशन पढ़ने वाली, पर्सन की डेफिनेशन, एसएससी की डेफिनेशन, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, सारे ईयर की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं अपन। तो बेसिक में कुछ ज़्यादा है नहीं, और स्लैब रेट, टैक्स रेट सब पढ़ने वाले हैं अपन बेसिक में। तो ये बेसिक वाला चैप्टर जितना ईजी है ना, उतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे इनकम टैक्स का अपना बेसिक। तो बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद में पढ़ने वाले अपन रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने वाले, ये अपना सेकंड चैप्टर है। ये दोनों मिला के वेटेज आता है अपना, मैक्सिमम वेटेज बता रहा हूँ मैं आपको, सारे जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मैक्सिमम वेटेज है। ये अप्रोक्स आता है आपको 20 मार्क्स के लिए, अप्रोक्स आता है आपको 20 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम, 20% के लिए, मतलब 50 में से 20% मतलब 10 मार्क का ये आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद में अपन लेने वाले आपके 5 हेड्स, जो पूरा इनकम टैक्स का बेस है अपना। अब 5 हेड्स, इसमें सारी इनकम अपनी मर्ज होने वाली 5 हेड्स में, अलग अलग हेड्स में। तो पहला हेड है अपना सैलरी, दूसरा है अपना हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है अपना कैपिटल गेन, फोर्थ हेड है अपना पीजीबीपी, और फिफ्थ हेड है अपना अदर सोर्सेस। फिफ्थ हेड है अपना अदर सोर्सेस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इनकम टैक्स का। तो इसका मैक्सिमम वेटेज कितना आता है पूरे आपके एग्जाम में, तो इसका वेटेज आता है लगभग 30 मार्क्स का, 30% का, सॉरी 30% का इसका वेटेज है अपने पूरे 50 मार्क्स के इसमें पेपर में। उसके बाद में थर्ड है अपना थर्ड टॉप। ये पूरे अलग अलग अब चैप्टर दिए आपको, सैलरी वाला अलग चैप्टर है, एचपी अलग चैप्टर है, कैपिटल गेन अलग चैप्टर है, पीजीबीपी अपन एक एक करके पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन आते हैं, नेक्स्ट वेटेज है अपना क्लबिंग
क्लबिंग, जिसमें अपन पढ़ने वाले कि दूसरे का इनकम किसी के हैंड में कैसे टैक्सेबल होता है। दूसरे का इनकम मतलब मेरे बच्चे का इनकम मेरे हाथ में कैसे टैक्सेबल रहेगा। मैं असेसी हूँ तो मैं कैसे टैक्स भरूंगा उस इनकम पे। उसके बाद में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद का कंसेप्ट है अपना डिडक्शन। तो ये तीनों मिला के लगभग आते हैं आपका 20% के लिए। उसके बाद में आते हैं अपने कंसेप्ट एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, और इसी के साथ अपन पढ़ने वाले रिटर्न वाला चैप्टर है। तो इसका भी लगभग वेटेज है अपना मैक्सिमम 20%। और सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अपना टोटल इनकम एंड कंप्यूटेशन। और ये इसका कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आपके एग्जाम में, तो इसका वेटेज है 25% कह रहा हूँ। कंपलसरी क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। तो ये सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपन पूरे इनकम टैक्स लॉ में। इसका वेटेज है अपना 50 मार्क्स, और इसमें से 50 मार्क्स का बाइफर्केशन आपको मैंने ये दे दिया है पूरा। अब आज के लेक्चर में अपन बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले, कुछ ज़्यादा इतना डीप में जाने नहीं वाले, पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे अपन। आज का लेक्चर छोटा भी रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर से अपन हो सके तो टाइमिंग बढ़ा लेंगे। तो शुरू कर देते हैं अपना बेसिक में, पूरा बेसिक से अपन टैक्स का मीनिंग क्या है वहां से चालू कर देंगे। अब तो हेडिंग दे दीजिए। अब अपन पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ। अब अपन इनकम टैक्स लॉ में इंटर करने वाले हैं हलू। ये पूरा आप टैक्स के मीनिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है टैक्स बालक, क्या होता है टैक्स, क्या मतलब है टैक्स का। तो अपन चलते हैं सड़क पे, गाड़ी चलाते हैं, फुटपाथ पे चलते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे पकड़ते हैं, दिल्ली जाते हैं, गोवा जाते हैं, मथुरा जाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, मुंबई जाते हैं, पुणे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। कहाँ से प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट? पैसों से। पैसे कहाँ से आते हैं गवर्नमेंट के पास? टैक्स से। कौन भरता है टैक्स? अपन भरते हैं टैक्स। सारे लोग टैक्स भरते हैं? नहीं। डायरेक्ट टैक्स इनकम के बेस के हिसाब से लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सब भरते हैं। आपको इनडायरेक्ट टैक्स के टीचर सिखा देंगे, या फिर मैंने अगर बैच लॉन्च किया तो वो भी आपको मैं सिखा दूंगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स सभी पर्सन भरते हैं, सभी पर्सन इंडिया के। अब छोटे बच्चे वगैरह वो टैक्स नहीं भरते, जो इनकम कमाते हैं जनरली वो टैक्स भरते हैं। तो क्या होता है टैक्स? तो टैक्स इज फाइनेंशियल, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट इंपोज करता है पर्सन पर। गवर्नमेंट इंपोज करता है पर्सन पर। क्यों इंपोज करता है? क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, सारे पब्लिक को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से फाइनेंशियल चार्ज गवर्नमेंट इंपोज करता है। तो व्हाट इज टैक्स? तो लिख लेते हैं अपन टैक्स का डेफिनेशन। तो टैक्स क्या है? मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज, mandatory financial charge levied by government upon a person in order to fund various public expenditure। पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है टैक्स? टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट अपॉन अ पर्सन।
इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो टैक्स का मतलब तो अपन ने समझ लिया। अब कहीं तो लिखा होगा कि टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना चाहिए। अब पूरा इंडियन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है, तो कहीं पे लिखा होगा ना कि टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना चाहिए, कहीं तो पावर दी होंगी। अगर सिस्टम ही नहीं रही तो पूरा टैक्स कलेक्शन वगैरह सब वेस्ट चला जाएगा, या फिर कोई भी कैसे भी टैक्स लगा देगा, किधर भी टैक्स लगा देगा, मैं मेरा खुद का टैक्स लिख दूंगा, एसके टैक्स भरो टैक्स, मैं मजे करूंगा। तो ऐसा नहीं होता ना। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कहीं तो कि गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, किसके ऊपर टैक्स लगाएंगी। तो ये बात करता है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपन लिख लेते हैं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तो इसमें फर्स्ट आर्टिकल अपन पढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल होते हैं, आपने आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर का वगैरह सुना होगा। तो आर्टिकल 265 बात करता है, आर्टिकल 265 बात करता है नो टैक्स, मतलब नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये क्या है? तो लॉ को एक पावर है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ बना तो लॉ पावर देता है कि टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना चाहिए। तो ये लॉ बनाने की पावर भी गवर्नमेंट के पास है, पर लॉ बनाने के बाद उसका टैक्स कलेक्ट करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो इसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर टैक्स कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को, तो टैक्स कलेक्ट करने से पहले उसके लिए गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना पड़ेगा। वो लॉ ही पावर देता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सके। तो लिखिए मेरे साथ, आर्टिकल नंबर 245 लिख लेते, 265 लिख लेते। आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्स can be levied or collected except authority of by law, except by authority of law। तो नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब टैक्स कलेक्ट करने से पहले टैक्स के ऊपर लॉ बनाना जरूरी। अगर लॉ ही नहीं रहा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर नहीं है। अब लॉ होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। तो लॉ बनता कैसे, लॉ कैसे पास होता है पार्लियामेंट? तो ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि लॉ कैसे पास होता है पार्लियामेंट में। तो लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को दे रखिए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा होगा कि लॉ पार्लियामेंट में बनेगा, लॉ पार्लियामेंट पास करेगा, उसके बाद ही वो लॉ बनेगा। पहले ड्राफ्ट बनता है, बिल बनता है, फिर उसका लॉ बनता है। तो लॉ पास होने के बाद गवर्नमेंट को पावर आ जाएंगी टैक्स कलेक्ट करने की। तो ये भी कहीं पे लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो बोलता है आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 245 बोलता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी। तो आर्टिकल नंबर 245 गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को पावर देती कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो लॉ बना सकती है तो वो पूरे इंडिया को एप्लीकेबल होगा या पर्टिकुलर टेरिटरी या पर्टिकुलर स्टेट को एप्लीकेबल होगा, इसकी भी पावर आर्टिकल नंबर 245 देता है पार्लियामेंट को। उसके बाद में अब ये, तो पहले
आर्टिकल नंबर 265 में क्या पढ़ा अपन ने कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ बनाने के बाद ही कोई भी अपने से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। अब लॉ बनाने के बाद ही कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता है, पर लॉ कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, तो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट लॉ बनाएंगी तो वो पूरे इंडिया को भी एप्लीकेबल हो सकता है या पर्टिकुलर टेरिटरी को भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 245 पावर देती है पार्लियामेंट को कि लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा राज्यसभा, दोनों के अंडर लॉ जो बिल होता है वो पास होता है और उसके बाद लॉ बनता है। ये आपको पता होगा, और अगर पता नहीं होगा तो प्लीज़ इसका अंडरस्टैंडिंग ले लो थोड़ा, क्योंकि ये अपने को काम आने वाला है। अपन सीए बनने वाले हैं आगे जाके, तो सारे लॉ पढ़ने वाले हैं अपन, कंपनी एक्ट, उसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी। तो लॉ कैसे बनता है इसका अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा तो होना। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए कि लॉ कैसे बनता है। अब आर्टिकल नंबर 245 तो पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है, पर अब पार्लियामेंट तो पूरे साल काम नहीं करती, उनकी भी छुट्टियां होती होंगी। तो ऐसे केस में, एक जनरल बात बता रहा हूँ, ऐसे केस में प्रेसिडेंट को पावर होती है, प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो लॉ बना दे, मतलब लॉ एप्लीकेबल कर दे पूरे इंडिया को, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस अब आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो ऑर्डिनेंस 2018 या 19 में कोई तो ऑर्डिनेंस आया था, तो आप पढ़ सकते हो वो ऑर्डिनेंस क्या था। तो ये पार्लियामेंट में पास नहीं होता है, ये लॉ पार्लियामेंट में पास नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट साइन कर देता है और लॉ बन जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, और उसके बाद में वो एप्लीकेबल हो जाता है। और पार्लियामेंट में इसके डिस्कस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में ये डिस्कस किया जाता है पूरा लॉ। अब ये हो गया लॉ कैसे लॉ बनाने से, टैक्स कलेक्ट करने से पहले लॉ में पावर होनी चाहिए कि टैक्स कलेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब लॉ बनाने की पावर दी है पार्लियामेंट को, ये दिया है आर्टिकल नंबर 245। अब बात करते हैं आगे। अब ये जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगी, मैं आपसे अब तक बोल रहा हूँ कि टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगी, तो ये भी पावर गवर्नमेंट को कहीं पे लिखी होंगी कि आर्टिकल में कोई तो लिखी होंगी कि गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 270। आर्टिकल नंबर 270 में लिखा है all taxes and duties, all taxes and duties except specified shall be levied बाय सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉर्टकट लिखूंगा मैं बहुत सारी जगह में, तो सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड between union, state, in manner specified by प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल नंबर 270 क्या बोलता है कि ऑल टैक्स एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड शैल बी लेविड by central government and distributed between union and state in manner specified by the president or finance commission
तो सारे टैक्स की पावर, सारे टैक्स और ड्यूटीज कलेक्ट करने की पावर किसके पास है? सारे टैक्स एंड ड्यूटी कलेक्ट करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सारे टैक्स एंड ड्यूटीज कलेक्ट करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो यूनियन और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर द मैनर स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। अब ये बात करते थे अपन थोड़ी सी। अब ये जो सारा टैक्स, जितने भी प्रकार के अपन टैक्स भरते हैं, ये लिखूंगा तब, या मैं आपके खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। जितने भी अपन टैक्स भरते हैं, टैक्स, अब जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी सारे टैक्स होंगे, ये जमा होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हो जाते हैं। ये जो टैक्स पूरा गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं, अगर आपको लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, पर लिख भी सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर ये कुछ अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। काउंसिल, इसको क्या बोलते हैं? ये टैक्स पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हुआ, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सारे प्रकार के टैक्सेस, ड्यूटीज, जो भी होगा, पेनाल्टी जो टैक्स में लगती है, ये सारा जमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये पूरा जमा होने के बाद ये जो गुल्लक बनता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जमा हो जाता है और बाद में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनियन और स्टेट को एज पर द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। तो ये टैक्स को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब अगर आपने पहले कभी इनकम टैक्स पढ़ा होगा, तो टैक्स में आता है अपना बेसिक वाला टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन से। अब ये जो टैक्स है, ये टैक्स, ये जो टैक्स है, ये टोटल आई हुई अपनी टैक्स, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस HEC, ये पूरा टैक्स मिला के जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये पूरा टैक्स मिला के जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इसमें जो बेसिक टैक्स, ये जो बेसिक वाला टैक्स है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टेट यूनियन, स्टेट या यूनियन में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टेट और यूनियन में। ये जो सरचार्ज है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगा तो इसका हक खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कहाँ भी यूज करे, फिर वो डिफेंस के लिए यूज करे या फिर कोई अच्छी बिल्डिंग बनाए पार्लियामेंट की, तो ये सरचार्ज खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज कर सकता है। ये कोई स्टेट में या कोई यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। ये टैक्स सरचार्ज वाला अमाउंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पर ये जो बेसिक वाला टैक्स है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट और यूनियन में। उसके बाद में होता है HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये खाली दो चीज के लिए यूज हो सकता है, एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन। ये खाली दो पर्पस के लिए यूज होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो टैक्स, पूरा टैक्स ड्यूटीज पेनाल्टी पूरे टैक्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उसके बाद में टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट और यूनियन की गवर्नमेंट को। और अगर आपने इनकम टैक्स पहले पढ़ा होगा तो टैक्स का जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट और यूनियन को। सरचार्ज वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये खाली डायरेक्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको यूज करेंगे। HEC जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पर ये यूज करने की मतलब इसका अमाउंट बस यूज होता है हेल्थ एंड एजुकेशन के पर्पज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता है मैंने आपको। उसके बाद अब टैक्स, ये पूरा बताया मैंने आपको, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स होता है मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेवल बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसके वजह से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करना है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ते हैं, उसके अंदर फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा अपने, आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है कि टैक्स कलेक्ट करने से पहले, कोई भी टैक्स कलेक्ट करने से पहले उसका लॉ होना जरूरी है, उसका लॉ होना जरूरी है। अब
लॉ कौन बना सकता है? लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। पूरे इंडिया के लिए बना सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए बना सकता है। ये पार्लियामेंट को पावर किसने दी है? आर्टिकल नंबर 245 में। अब सारे टैक्स जितने भी टैक्स जमा होंगे वो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। टैक्स ड्यूटी सारे जमा होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में इन मैनर स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। तो ये अब तक पढ़ा अपन ने। अगर यहाँ तक समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में मुझे बताना यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने। अब आते हैं अपन टैक्स में। अब टैक्स कौन से टाइप के होते हैं? अब दो टाइप के टैक्स होते हैं, ये तो पता है हमें भैया। टैक्स एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब गवर्नमेंट को इतना टाइम नहीं कि पूरे टैक्स के डिपार्टमेंट हैंडल कर सके, पूरा गवर्नमेंट। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने बनाई है इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम प्यार से बोलते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको अपन प्यार से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CBDT। उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं CBIC। तो डायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है बच्चों? CBDT। इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है बच्चों? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। कस्टम का पार्ट आप फाइनल में पढ़ोगे, इंटर में इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का आप GST में पढ़ लोगे थोड़ा बहुत बेसिक इंटर में। डायरेक्ट टैक्स का भी अपन पढ़ ले, मैं ही पढ़ने वाला हूँ तो पढ़ ही लेंगे पूरा डायरेक्ट टैक्स। जितना मेरे को पता है उतना मैं तो आपको बता ही दूंगा, तो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमें पता है भी, पर फिर भी मेरे को बताना, तो सुन लो एक बार। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आता है इनकम टैक्स। उसके बाद में और एक, ये बस एक ही पता है आपको। अब मैं सेकंड वाला बताऊंगा। सेकंड वाला आता है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स। टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स। अब इसका नाम है ब्लैक मनी एक्ट। इसका नाम है ब्लैक मनी एक्ट, या फाइनल में पढ़ोगे बड़ा ही तगड़ा एक्ट बना है मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार फर्स्ट टाइम आया था तब ये एक्ट बना था, जिनके भी इनकम फॉरेन में, जो ब्लैक मनी बाहर जमा करके रखा है, जो ब्लैक मनी बाहर जमा करके रखा है, उसके ऊपर तूफान टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। इसके बाद में इसका एग्जांपल है GST, कस्टम ड्यूटी। ये दो एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स जो सारे लोग भरते हैं। अब दोनों का एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम बेस होता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम बेस होता है। अगर मेरी इनकम 1 करोड़ रही तो मैं 1 करोड़ के हिसाब से टैक्स दूंगा।
अगर मेरी इनकम 10 रुपये रहेगी तो मैं 10 रुपये के हिसाब से टैक्स दूंगा। तो डायरेक्ट टैक्स से जो इनकम बेस्ड टैक्स होता है ये पर्सनल टैक्स होता है, पर्सनल टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं ये पेन परचेस करने गया मार्केट में, ये पेन परचेस करने गया तो मैं भी परचेस करने गया तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स पेड करूंगा, आप भी परचेस करने गए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स पेड करोगे सेम अमाउंट का। मुकेश अंबानी भी ये पेन परचेस करने गया तो मुकेश अंबानी भी सेम अमाउंट का इनडायरेक्ट टैक्स पेड करेगा, जिसको अपन नाम देते हैं जीएसटी। तो कोई भी प्रोडक्ट रहा उसके ऊपर जीएसटी लगा के आता है तो वो सबके लिए सेम होगा। तू अमीर है, तू गरीब है, सबके ऊपर जीएसटी सेम लगेगा। पर इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स अगर तेरा इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा, अगर तेरा इनकम कम है तो टैक्स कम लगेगा। ये पर्सनल टैक्स है, ये इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये तेरे को डायरेक्टली लगेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली तू पेड करेगा गवर्नमेंट को, तो इसके वजह से इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इट्स सिंपल। तो ये हो गया एग्जाम्पल, और मैंने आपको मीनिंग आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा तो मीनिंग एक बार पढ़ लेना, डिफरेंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा तो डिफरेंस एक बार पढ़ लेना। कुछ इतना इंपॉर्टेंस है नहीं अपने एग्जाम के लिए। अब 50 मार्क के लिए क्या क्या पूछेंगे भाई, इतना बड़ा सिलेबस है उसमें भी डिफरेंस थोड़ी पूछने वाले हैं। तो ये हो गया दोनों टैक्स का डिफरेंस। अब बात करते हैं अपन, अब थोड़ा जाते हैं अपन इनकम टैक्स में। अब ये तो मैं आपको यहाँ जो भी ऊपर पढ़ा है ये टैक्स मतलब क्या होता है, ये जनरल टैक्स का डेफिनेशन, ये कुछ इनकम टैक्स की बात नहीं की है अपन। उसके बाद में लॉ बनता है पहले, उसके बाद में पावर आता है किसी को तो भी कि टैक्स कलेक्ट करें। अब किसी को तो भी पावर आता है तो ये पावर किसको दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ऑल टैक्स कैन बी लेविड एक्सेप्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करना है। पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। मतलब 3 आर्टिकल कैसे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए अगर किसी को भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके ऊपर लॉ बनना चाहिए, लॉ बन गया उसके ऊपर अब टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब लॉ जो बनता है, अब एक बार ये देखो, लॉ बनेगा और टैक्स कलेक्ट करना। अब लॉ जो बनता है, लॉ बनेगा पार्लियामेंट में, लॉ बन गया पार्लियामेंट में। अब टैक्स कलेक्ट करने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट कर दिया, वो सारे टैक्स सारी ड्यूटी जमा हो जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, गुल्लक बन जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट में और यूनियन में एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। ये हो गया टैक्स का जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब टैक्स में 2 टाइप, एक तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से, इनकम टैक्स और ब्लैक मनी एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं अपना, जीएसटी और कस्टम्स। अब बढ़ते हैं अपन इनकम टैक्स में, अब जाते थोड़ा सा अपन इनकम टैक्स में जाते हैं। मतलब इनकम टैक्स में पूरा एकदम इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं पढ़ रहा, पर इनकम टैक्स को अपन एक हल्का सा टच देते हैं। पूरा टैक्स का पढ़ लिया अपन ने, जनरल टैक्स। अब इनकम टैक्स की भी पावर किसी को तो भी दी होंगी, जैसे ऊपर जो है ये टैक्स की पावर दी है, टैक्स की पावर गवर्नमेंट के पास है, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। टैक्स बनाने से पहले उसके लिए लॉ होना है, तो ये सारे पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। पर इनकम टैक्स की भी पावर कहीं तो दी होंगी ना, उसका तो ऐसा नहीं कि कोई भी लॉ बना देगा और इनकम के टैक्स लगा दो। तो इसकी भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तो लिखी होंगी, इसकी भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखी होंगी। तो लिखिए अब फिर से मेरे साथ, आर्टिकल नंबर है अपना आर्टिकल 246, रीड विथ शेड्यूल, रीड विथ शेड्यूल 7। आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 में क्या बोले भाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट, और एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रखना पड़ेगा आपको, सीजी एसजी दोनों मिला के, मतलब सी एसजी प्लस सीजी। और जो लॉ है ही नहीं इंडिया में, लॉ अब तक है ही नहीं इंडिया में,
तो सीजी की पावर लिस्ट वन में दी थी। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है कि सीजी को हम लिस्ट वन की पावर देते हैं, लिस्ट वन की पावर देते हैं। लिस्ट वन में बहुत सारे टैक्स दिए, उसकी पावर हम सीजी को देते हैं कि सीजी ये सारे पर्टिकुलर मैटर्स पर टैक्स बना लॉ बना सकता है, ये सारे पर्टिकुलर मैटर्स पर लॉ बना सकता है सीजी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 246 बोलता है कि शेड्यूल 7 मतलब इधर भी जो लिस्ट वन है, ये जो आपको एक बार लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। अब रेड विथ शेड्यूल 7 हो गया। अब यहाँ पे लिखिए फर्स्ट सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को बोलते हैं अपन लिस्ट वन, लिस्ट वन। उसके बाद में आता है स्टेट लिस्ट, इसको बोलते हैं अपन लिस्ट टू, लिस्ट टू। और उसके बाद में आता है कॉन्करेंट लिस्ट, तो बोलते हैं लिस्ट थ्री। अब ये देखो आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है कि यूनियन को, स्टेट को और कॉन्करेंट को, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ये देखो। अब शेड्यूल 7 में ना ये तीन लिस्ट दे दी है, शेड्यूल नंबर 7 में है ना आर्टिकल नंबर 246 रेड विथ शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट दे दी है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। अब लिस्ट दी दी है। अब आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लिस्ट वन की पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिस्ट वन की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को लिस्ट टू की पावर है, और लिस्ट थ्री की पावर दोनों को है, सेंट्रल को भी है स्टेट को भी है, दोनों मिला के लॉ बना सकते हैं, ऐसी पावर दी हुई। तो आर्टिकल नंबर 246 रेड विथ शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट दे दी है, आर्टिकल नंबर 246 पावर देता है। शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट दी है, आर्टिकल नंबर 246 पावर देता है यूनियन को, स्टेट को और कॉन्करेंट को। समझाऊंगा। अब यहां पे यूनियन लिस्ट, अब यूनियन लिस्ट में क्या है, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, हर एक पर्टिकुलर आइटम दिया है एक 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 एक। अब ये लिस्ट है शेड्यूल 7 में, लिस्ट है शेड्यूल 7 में। अब आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 246 बोलता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि यूनियन लिस्ट में की जो लिस्ट की पूरी लिस्ट है, यूनियन में जो पूरी लिस्ट है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल नंबर 246 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि लिस्ट वन में आप लॉ बना सकते हो। समझ में आऊंगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, इतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, मैं जो लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे लिखो। अब यूनियन लिस्ट में बहुत सारे 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट दी है पड़ी, तो इसमें की लिस्ट एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर है 82, जिसमें पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यू पावर टू सीजी टू मेक लॉ ऑन इनकम टैक्स other than एग्रीकल्चर इनकम। अब आर्टिकल नंबर 246 में लिस्ट वन का एंट्री नंबर 82 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46 गिव पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक
लॉ टू मेक लॉ ऑन टैक्स ऑन एग्री इनकम। तो आर्टिकल नंबर 246 रेड विच शेड्यूल 7, इसमें आती ही तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, यूनियन और स्टेट दोनों मिला के दोनों को पावर दे दी कुछ पर्टिकुलर आइटम पे डिसीजन लेने की। तो आर्टिकल नंबर 246 रेड विच शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट में पावर दे दी, एंट्री नंबर 82 में पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स। एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट। अब एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट कर सकती, तो एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये पावर किस में दी है, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट में पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एग्री इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया अब इनकम टैक्स। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपने क्या पढ़ा, ये रिवीजन करते रहेंगे अपन ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा कि टैक्स का मतलब क्या है। एक फाइनेंशियल चार्ज जो गवर्नमेंट लगाती क्योंकि उनको पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने हैं। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है, टैक्स कलेक्ट करने से पहले उसके लिए लॉ बनना जरूरी है। टैक्स कलेक्ट करने से पहले उसके लिए लॉ बनना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है, लॉ कौन बना सकता है, लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। तो आर्टिकल नंबर 270 बोलता है ऑल टैक्स एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यूनियन और स्टेट को एज पर द मैनर स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। उसके बाद में टैक्स के दो टाइप, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है इनकम टैक्स एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है GST एंड कस्टम ड्यूटी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 246 रेड लिस्ट शेड्यूल 7 तीन लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंट्री नंबर 82 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एग्री इनकम पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया पूरा आपका टैक्स का मीनिंग। अब आ रहे हैं अपन हल्लू इनकम टैक्स में। ये बेसिक था पूरा, आज का पूरा लेक्चर बेसिक में ही जाने वाला है। अब बात करते हैं अपन अपना सिलेबस का। तो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरे इनकम टैक्स लॉ में। बात करते हैं अपन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अब अपने सब्जेक्ट का नाम पढ़ाऊंगा अपने सब्जेक्ट का नाम पढ़ाऊंगा अपने, तो है टैक्सेशन। सब्जेक्ट का नाम क्या है आपने, पेपर 3 का नाम क्या है आपने, टैक्सेशन। उसमें अपन कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स लॉ। अब इनकम टैक्स लॉ खाली इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, इसमें आते हैं इनकम टैक्स एक्ट, इसमें आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, इसमें आते हैं इनकम टैक्स रूल, इसमें आते हैं सर्कुलर, इसमें आते हैं नोटिफिकेशन, इसमें आते हैं केस लॉ। तो ये अपने को सारा पढ़ना है। एक बार लिख लेते हैं अपने को क्या क्या पढ़ना है। अब ये आता है सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो पहला पॉइंट पढ़ना है अपने को जो सबसे मेन है अपना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं अपन
इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल 1962 के बाद में एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, उसके बाद में पढ़ने वाले हैं अपन सर्कुलर, उसके बाद पढ़ने वाले अपन नोटिफिकेशंस, उसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन केस लॉज। ये अपना है पूरा इनकम टैक्स लॉ का सिलेबस। ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। रियलाइजेशन बहुत सारा सिलेबस है इनकम टैक्स, पढ़ा दूंगा मैं भाई, कब काम आएगा आपके। तो इनकम टैक्स एक्ट, तो मैं आपको क्या क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट, क्या होता है, रूल्स क्या होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, केस लॉज क्या होता है, ये शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। बस ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में अपन लेक्चर खत्म कर देंगे। यही थोड़ा मैं आपको अगर नीचे लिखना है पर्टिकुलर तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ही रफ में लिख रहा हूँ थोड़ा रफ। प्लीज़ यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो, और मेरे को पता ना कमेंट सेक्शन में कि कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, स्पीड ज़्यादा है, कम है, स्लो जाना चाहिए, फास्ट जाना चाहिए, पढ़ाना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है लेक्चर में नहीं हो रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है लेक्चर, पूरा सिलेबस अपना, या मैं बोर कर रहा हूँ या मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, जो भी कुछ चीज़ है वो कमेंट में बताना, वीडियो लाइक कर देना पसंद आया तो। हाँ ठीक है, आ जाओ वापस। अब इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, अब ये दोनों का एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं अपन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, बहुत पुराना है, बहुत दादाजी के जमाने का अपने। इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब। ये इसमें 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में होता क्या क्या है ये समझ लो एक बार। अब 1961 के जो 1 रुपया है वो अभी का 1 रुपया नहीं, तब 1 रुपये में बहुत कुछ आता था, अब 1 रुपये में एक इक्लेयर भी नहीं आता। तो इनकम टैक्स अगर तब 2% लगता था तो अभी भी 2% लगता, तो ये नाइंसाफी हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स के रेट हर साल बदल सकते हैं, ऑब्वियसली बदलने भी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट होता है तो इसके हिसाब से हर साल रेट बदलने भी चाहिए, क्योंकि 10 रुपया आज का और 10 रुपया 20 साल पहले का अमाउंट अलग अलग है। तब 10 रुपये में बहुत कुछ आता होगा, अब 10 रुपये में कुछ नहीं आता। भाई हमारे यहाँ 13 रुपये की चाय मिलती है। तो टैक्स के रेट इनकम टैक्स में तो नहीं लिए होंगे, क्योंकि ये हर साल बदलने वाले। तो हर साल के टैक्स के रेट, हर साल के टैक्स के रेट आपको मिल जाएंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट में। एनुअल फाइनेंस एक्ट में आपको हर साल के टैक्स के रेट मिल जाएंगे, जो बेसिक स्लैब रेट है आपने, वो हर एक साल का फाइनेंस एक्ट में डिफाइन होता है। हर एक साल ये टैक्स के रेट बदलते हैं। अब फिर इनकम टैक्स में क्या है भाई, इनकम टैक्स तो तब का बने हुआ है, तो इनकम टैक्स कब का ही अपन पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स में दिया क्या है, तो इनकम टैक्स में दिया हुआ है असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर, अब असेसमेंट प्रोसीजर तो सेम रहेगा, तब भी मैं नोटिस भेजता था, अभी भी मैं नोटिस भेजूंगा, तब भी मैं सीआईटी अपील में केस लड़ता था, अब भी मैं सीआईटी अपील में केस लड़ूंगा, तब भी मैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता था, अभी भी मैं इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ही जाऊंगा। तो ये हर साल फाइनेंस एक्ट की तरह बदलने की जरूरत नहीं है, ये एक बार प्रोसेस लिख दी, वही प्रोसेस के हिसाब से हर साल काम चलेगा, इसके कोई बदलने की जरूरत नहीं है भाई। तो इसमें दिया है असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद में क्या क्या दिया है, और इसके बाद में दिया है अपील्स। अपील्स
ये अपन पूरा फाइनल में पढ़ेंगे। असेसमेंट प्रोसीजर की आपको फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, अपील भी आपको फाइनल में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में अब टैक्स कैलकुलेशन। अब कैपिटल गेन में टैक्स कैसे निकालने का है, पीजीबीपी में टैक्स कैसे निकालने का है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कैसे निकालने का है। तो ये टैक्स निकालने की प्रोसीजर तो हर साल सेम ही रखेंगे ना, ये हर साल तो बदलेगा नहीं भैया अपना। तो ये प्रोसीजर भी मतलब टैक्स कैलकुलेट, इनकम का कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेशन तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ही पड़ेंगे। पर इनकम कैलकुलेशन के बाद इनकम के ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा, इनकम के ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा, ये अपन पढ़ने वाले फाइनेंस एक्ट में, एनुअल फाइनेंस एक्ट में इनकम के ऊपर कौन से टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे ये बताया गया है फाइनेंस एक्ट में। इनकम कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स एक्ट में, और इनकम के ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा ये बोलेगा अपना फाइनेंस एक्ट। उसके बाद में पेनल्टीज, पेनल्टीज भी हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, तो पेनल्टीज भी इनकम टैक्स एक्ट में दे दिए, जब बदलेंगे तब अमेंडमेंट कर देते वो एक्ट। तो ये सारी चीजें होती है इनकम टैक्स में। उसके बाद में एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या क्या होता है फिर, एनुअल फाइनेंस एक्ट में होते हैं टैक्स रेट्स जो आपको लिए आपके लिए आपके असेसमेंट ईयर को एप्लीकेबल हो गए, टीडीएस रेट जो आपके असेसमेंट ईयर के लिए आपको एप्लीकेबल हो गए, रेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टीसीएस रेट जो आपके असेसमेंट ईयर के लिए आपको एप्लीकेबल हो गए। ये सब आता है अपना एनुअल फाइनेंस एक्ट में। तो डिफरेंस समझ में आया तो पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इनकम टैक्स रूल, रूल मतलब हर साल अलग अलग रूल आ सकते हैं, रूल का कोई ऐसा डेफिनेशन है नहीं कि क्या क्या है, रूल कोई भी आ सकता है। कैलकुलेशन कैसे करना इनकम का, इसके लिए भी रूल बना सकते हैं, वो असेसमेंट प्रोसीजर कैसे होना इसके भी लिए भी रूल बना सकते हो। ऐसा कोई रूल का डेफिनेशन है नहीं, तो रूल कोई भी आ सकता है। उसके बाद आते हैं सर्कुलर्स। सर्कुलर आते हैं क्लैरिफिकेशन, जो डाउट रहते हैं। अब कोई सेक्शन बना लिया तो सेक्शन में कुछ डाउट रहा तो सर्कुलर इशू करता है, सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट रहता है उसमें, और स्कोप डिफाइन कर देता है। अगर प्रोविजन का स्कोप कहीं आपको लगा कि लिमिटेड है तो वो स्कोप भी सीबीडीटी सर्कुलर के हिसाब से डिफाइन कर देता है कि आपको ये स्कोप में इसका एडजस्टमेंट करना है, या फिर ये क्लैरिफिकेशन ही है डाउट का। अगर कोई प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही होंगी तो इसकी वजह से सीबीडीटी सर्कुलर इशू कर देता है कि इसका आप ये इंटरप्रिटेशन ले लीजिए। तो ये क्या होता है, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स और स्कोप ऑफ प्रोविजन। स्कोप ऑफ प्रोविजन। अब जो सर्कुलर होते, थोड़ा नीचे ले लेता मैं, आप भी अगर जगह होंगी तो यहाँ पे लिख लो, नहीं तो फिर कहीं ब्रैकेट में मार्जिन में वगैरह लिख लेना। अब सर्कुलर, सर्कुलर होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट। अब सर्कुलर जो होता है वो बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट के ऊपर, बाइंडिंग होता है असेसमेंट ऑफिसर के ऊपर। सर्कुलर असेसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, सर्कुलर असेसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। पर क्या असेसी खुद के बेनिफिट के लिए सर्कुलर यूज कर सकता है, तो आंसर इज यस। सर्कुलर बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट के ऊपर, सर्कुलर बाइंडिंग नहीं होता है असेसी के ऊपर, पर असेसी सर्कुलर यूज कर सकता है फॉर देयर बेनिफिशियल पर्पस। तो लिख लेते हैं एक बार, सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का शॉर्टकट है
and not on assessee। और जगह लगेंगी अपने को। however assessee can use circular for benefit। तो सर्कुलर असेसी यूज करता है सकता है फॉर देयर बेनिफिशियल पर्पस। सर्कुलर बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट के ऊपर, नॉट ऑन असेसी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी। अब नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है कोई इफेक्ट देना है, प्रोविजन के लिए कोई इफेक्ट देना है, तो उसके लिए सीबीटीटी नोटिफिकेशन इशू करता है। सीबीटीटी नोटिफिकेशन इशू करता है। तो नोटिफिकेशन क्या होता है लिख लेते हैं एक बार। नोटिफिकेशन होता है, या नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू करता है। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। इशूड बाय सीजी टू गिव effect to provision, effect to provision। अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन बाइंडिंग होता है ऑन डिपार्टमेंट एज वेल एज assessee। तो सर्कुलर बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट के ऊपर, नॉट ऑन असेसी। सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन असेसी। हाउएवर असेसी कैन यूज सर्कुलर फॉर देयर बेनिफिशियल पर्पस। उसके बाद नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन, फॉर द इफेक्ट टू द प्रोविजन। नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एज वेल एज असेसी। नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एज वेल एज असेसी। यह होता है नोटिफिकेशन। उसके बाद केस लॉस, ये होते हैं लीगल डिसीजन। लीगल डिसीजन किसके? डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स होते हैं इसके बीच के डिस्प्यूट्स। असेसी वर्सेस डिपार्टमेंट, असेसी वर्सेस डिपार्टमेंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसका लीगल डिसीजन होता है केस लॉ। अब केस लॉ का एक जनरल आपको बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस खाली, या फिर लिख लो, चलो लिख लो। चल छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है आपके। ऐसे नहीं होता है कि डिस्प्यूट रहता है असेसी, मैं आपको लगा तो बाद में बता दूंगा। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पूरा इनकम टैक्स लॉ मैं आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में लेके आने वाला हूँ। और मेरा सिखाने का स्टाइल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी अगर सजेशन होगा, रिव्यू होगा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगा, तो मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, गूगल ड्राइव की लिंक है। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, पर तब तक गूगल ड्राइव पे ये अपलोड कर दूंगा, मतलब आपको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएंगे ये लिंक। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की। Thank you so much, guys.